गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा का गठन। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब अंग्रेज आए भारत में तो उन्होंने बहुत सारे कानून लाए जो ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में किया है हमने। आप जा करके एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो संविधान सभा की मांग को लेकर के जब हमारा देश आज़ादी से पहले बहुत बार संविधान सभा का मांग किया, वो कौन कौन लोग थे, वो कौन कौन संगठन थे, उसको हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। 1934 में एम.एन. राय नाम के व्यक्ति थे जो एक कम्युनिस्ट थे। उन्होंने प्रथम बार व्यक्तिगत तौर से संविधान सभा की मांग की। उसके एक साल बाद 1935 में कांग्रेस ने अपने मन से आधिकारिक रूप से संविधान सभा का मांग किया था, क्योंकि उस समय अगर सबसे बड़ा कोई पार्टी या संगठन कहे तो कांग्रेस ही था, जो कि अंग्रेजों से सीधे वार्ता करता था। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया, उसमें भी संविधान सभा की मांग की गई और इसको अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से इस अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से यह अस्वीकृत हो गया, यानी संविधान सभा नहीं बन पाया। फिर उसके बाद 2 साल बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। इसमें भी संविधान सभा की चर्चा हुई और आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन ये भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर अंतिम रूप से 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जिसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने कहा कि आप भारतीयों को कहा कि आप अंतरिम सरकार बनाएं और आप उसको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन करें या जो भी हो, क्योंकि अब आप स्वतंत्र हैं। तो जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता है तब तक आप एक अंतरिम सरकार बनाएं, जो आप भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाएगा। इस पर आपका कोई दबाव नहीं रहेगा। उसके बाद यह भी कहा गया कि आप एक संविधान का निर्माण करें। संविधान निर्माण करने के लिए 2 बातें कही गई इस कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हो गया। उसमें कुल 389 सदस्य निर्धारित किया गया, जो लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित थी। जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो एक सीट था, उस पे 10 लाख लोगों के प्रतिनिधि होते थे, यानी जनसंख्या के आधार पर वो संविधान सभा का सीट को निर्धारित किया गया। यह जो चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ और 299 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, क्योंकि यहाँ जनता के प्रतिनिधि द्वारा इनको चुना गया था। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जो 299 सीट तक देखिए समझाते हैं। टोटल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य, जिसमें 2 क्षेत्र थे, एक ब्रिटिश क्षेत्र और एक देसी रियासत। तो इसमें कहा गया कि ब्रिटिश में भी 2 क्षेत्र थे, यानी मान लीजिए कि 292, जिसमें 11 प्रांत जो थे ब्रिटिश, 11 ब्रिटिश प्रांत से उससे चुन करके आने थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुन करके आने वाले थे, ब्रिटिश प्रांत से।
और 4 सदस्य जो थे कमिश्नरी क्षेत्र से आते थे। कमिश्नरी मतलब उस समय जो अभी हमारा लेह लद्दाख, पांडिचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार है, वैसे ही जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वहाँ से कितने सदस्य, 4 सदस्य चुनकर आने वाले थे। तो टोटल कितने हो गए, 96 सदस्य। और देशी रियासत से देशी रियासतों को ये कहा गया था कि आप अपने, ये स्वतंत्र थे कि आप अपने सदस्यों को, इसमें 93 सदस्य थे, बनाया गया था। इसमें लोगों को बोला गया कि आप मनोनीत करके भेजे, आप जिसको चुन करके भेजेंगे संविधान सभा में, वो संविधान सभा के सदस्य होंगे। तो टोटल कितना हो गया। और ये क्या थे, 296 सदस्य प्रत्यक्ष तौर पे इनको नहीं चुना गया था। ये क्या किया गया था कि उस समय के जो प्रांत विधानमंडल था उनके द्वारा चुनाव चुन करके भेजा जाता था। और यह एकल संक्रमणीय मत एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसका चुनाव हुआ। एकल संक्रमणीय मत एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व को हम पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति, जब पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसी के आधार पर होता है, हम उसको आगे बताएंगे। तो उसके बाद संविधान सभा बना, उसके बाद चुनाव हुए। चुनाव में परिणाम क्या हुआ, चुनाव के परिणाम क्या हुआ कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। सभा का गठन हो जाने के बाद संविधान सभा का चुनाव होता है। चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में ही संविधान सभा का चुनाव हो जाता है। चुनाव होने के बाद जो चुनाव के परिणाम आते हैं उसमें कांग्रेस 208 सीटें जीत कर आती हैं एवं मुस्लिम लीग जो था 73 सीटें, और निर्दलीय 8 सीटें और 6 छोटी अन्य पार्टियां 7 सीट, यानी कुल मिला के 15 सीट जो अन्य छोटी पार्टियां और निर्दलीय लोगों ने जीता। और देशी रियासत की जो सीट थी, जो 93 सीट थी, वो खाली रह गई। फिर उसके बाद यह भी कहा गया कि यह चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था। बिल्कुल सही बात है। कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको हम देखते हैं कि यह चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था। यह चुनाव कैसा था, अप्रत्यक्ष था। इसमें वयस्क मताधिकार नहीं था, क्योंकि जो आज के डेट में, जो आज के समय में जो चुनाव हो रहे हैं उस तरीके से उसका चुनाव नहीं किया गया था। इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व लगभग था, ये कहा जाता है। इसमें कुल चुन करके 15 महिलाएं, जो संविधान सभा के सदस्य जो 15 महिलाएं थी वो चुन करके आती है। ये बहुत मोस्ट है, ये कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है और आगे पूछा भी जाएगा कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं चुनकर आई, तो 15 महिलाएं भी चुनकर आई। अब उसके बाद चुनाव हो गया। उसके बाद प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया इस बैठक में, और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसका बहिष्कार किया। तो इस बहिष्कार पे विंस्टन चर्चिल ने कहा कि उसने एक कमेंट किया था कि ऐसा विवाह हो रहा है जिसका दुल्हा ही गायब है। यानी संविधान सभा की बैठक को बोला कि जब हुआ, उसमें जब मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि ऐसा विवाह हो रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। फिर इसमें देशी रियासतों से सदस्य शामिल नहीं, जो देशी रियासत के जो सदस्य थे वो शामिल नहीं हुए, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। यह फ्रांस की परंपरा के आधार पर सबसे वृद्ध व्यक्तियों को अस्थायी सदस्य बनाया जाता था फ्रांस में। तो उसी परंपरा के आधार पर सबसे वृद्ध व्यक्ति, फ्रांस की परंपरा के आधार पर सबसे वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है, और 2 उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष पूछे भी जाएंगे परीक्षा में, या पूछे भी गए हैं। पहले अध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे और दूसरे अध्यक्ष बी.टी. कृष्णमाचारी थे। फिर तृतीय बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे जो बनाए थे उन्होंने,
13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक में क्या किया गया कि नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कुल इसमें 8 अनुच्छेद थे और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और यही प्रस्ताव आगे संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना प्रियम्बल जिसे कहते हैं का आधार बना। फिर उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसद में पारित किया गया और इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम का हमारे संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा उसको देखते हैं। तो संविधान सभा जो थी एक संप्रभु सभा बन गई, यानी पुरानी विधियों का संशोधन समापन जो भी करना था वो कर सकते थे। उनके ऊपर ये पूरी तरह से उनको संप्रभु बना दिया गया संविधान सभा को कि आप अपने तरीके से संविधान का निर्माण करें, उसमें अंग्रेजों का यानी ब्रिटिश संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें दूसरा ये कहा गया कि संविधान सभा विधायिका बन गई। संविधान सभा क्या हो गई, विधायिका भी बन गई, संविधान भी बनाएगी और संसद का भी कार्य करेगी। तो संविधान सभा के 2 कार्य थे, एक तो संविधान बनाना और दूसरा काम था विधायिका यानी संसद। तो इसके भी अध्यक्ष थे, इनके भी अध्यक्ष 2 बनाया गया। तो संविधान जो था, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और विधायिका जिसे संसद कहा गया इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। उसके बाद संविधान सभा की संख्या में भी परिवर्तन हुआ क्योंकि भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान, जो भारत था 2 भागों में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। तो उसमें क्या हुआ कि सीटों पे भी अंतर आया, सीटों पे भी प्रभाव पड़ा और संविधान सभा की जो संख्या थी उस पर परिवर्तन किया गया। नए आंकड़ों में कुल जो थे 299 सदस्य थे, 229 जो सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 जो सदस्य थे वो देसी रियासत से थे। क्योंकि जो भारत और भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो जो क्षेत्र चला गया, जनसंख्या उधर चला गया, जिसके वजह से संविधान सभा की संख्या में बदलाव आया, जिसमें 229 ब्रिटिश प्रांत से और 70 देसी रियासतों से था। कुल मिलाकर 299 सदस्य संविधान सभा के सदस्य चुने गए। और आगे संविधान हो और उसमें बाबा साहब की चर्चा ना हो तो फिर बेकार ही हो जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किलों के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान को लिखने, संविधान को बनाने में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी जो रफ कार्य होता था संविधान का, वो बाबा साहब के ही कंधों पे इसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन संविधान सभा में शामिल होने के लिए उनको क्या क्या दिक्कतें आई उसको हम देखते हैं। संविधान की चर्चा हो और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र ना हो तो मुझे लगता है कि संविधान निरर्थक हो जाएगा, संविधान के बारे में बताना निरर्थक हो जाएगा। किन दिक्कतों और परिस्थितियों को झेलते हुए बाबा साहब इस संविधान सभा के सदस्य बने थे। आप देखिए कि जब प्रथम चुनाव हुआ खुलना जैसोर पूर्वी बंगाल से हुआ था उनका, वो पूर्वी बंगाल से बाबा भीमराव अंबेडकर जीते थे संविधान सभा के सदस्य के रूप में, लेकिन इस क्षेत्र को पाकिस्तान में भेज दिया गया, या यह कहे कि यह पाकिस्तान में चला गया। फिर दोबारा उनको बम्बई में पूना की सीट रिक्त करके उपचुनाव करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बना गया। और जो सीट खाली किए थे उस महान व्यक्ति का नाम था एयर जैकर, जिन्होंने बाबा साहब के लिए उस सीट को खाली किया था। और आगे हम पढ़ेंगे कुछ संविधान सभा की समितियां थी, छोटी बड़ी जो भी समितियां थी हम उनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा की कुछ समितियां थी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं।
पहली 8 बड़ी समिति थी। 8 बड़ी समितियों में कुल 8 समितियां हैं, जो प्रमुख रूप से हम उसको देखते हैं। इसमें पहली जो समिति थी प्रारूप समिति थी। प्रारूप यानी ड्राफ्ट, जो संविधान का कैसा बनेगा, किस तरह का होगा। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और यह इसका कार्य था कि संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना, या संविधान कैसा हो, किस प्रकार का हो, इस पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया, जिसमें कुल 7 सदस्य होते थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन जो था 29 अगस्त 1947 को हुआ। 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य थे। पहला मुख्य जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष थे। यही क्या करते थे कि उस ड्राफ्ट को बनाते थे और ये लोग जितने 6 सदस्य थे, ये लोग उस ड्राफ्ट को बनाने में सहयोग करते थे। ये परीक्षा में आता भी है, हम इसको देखेंगे भी। पहला एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, और 5वें थे N माधवराव, जो BL मित्रा जो इसके सदस्य थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनके स्थान पे N माधवराव आए। फिर छठा जो थे TT कृष्णमाचारी थे, जो DP खेतान थे, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद ये TT कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। और 7वां थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये प्रारूप समिति को हम समझ गए। दूसरा था संघीय समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति जो संघ होगा, संघ के बारे में जितने भी कानून वगैरह बनता था उस समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति जो थी, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों से संबंधित जो समितियां थी, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी पंडित JL नेहरू 3 समितियों के सदस्य थे: संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से संबंधित समिति। और 5वां जो समिति थी नियम और प्रक्रिया समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 6ठा जो समिति थी संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 7वां जो था मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें कुल 5 समितियां थी। इसके अंदर भी कुछ इस समिति के अंदर कुल 5 समितियां थी, जिसमें से 2 मुख्य हैं, जिसको मैं बता रहा हूँ। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति जो थी, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो हम देख सकते हैं कि 8 बड़ी जो समितियां हैं, उनमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राज्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 7वां जो सबसे बड़ी समिति थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इस समिति के अंदर उप समिति थी, जिसमें कुल 5 उप समितियां थी, जिसमें से 2 को हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, 2 समितियों का। एक मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। और 8वां प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आगे है कुछ छोटी समितियां हैं, उन पे भी हम चर्चा करते हैं।
कुछ छोटी समितियां भी थी, उसमें तो कई छोटी समितियां थी, लेकिन मुख्य रूप से हम 8 समितियों को देखते हैं। जिससे पहला है कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। दूसरी समिति थी राष्ट्रीय ध्वज समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरी समिति थी वित्त एवं कर्मचारी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चौथा सदन समिति जो था, इसके अध्यक्ष पटाभी सीतारामैया थे। जो 5वां समिति था सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति थी, इसके अध्यक्ष एस वर्धाचारी थे। और 6ठा नागरिकता संबंधी समिति, इसके भी अध्यक्ष एस वर्धाचारी थे। लेकिन ये जो थे, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये संविधान सभा के, नोट में लिख लीजिएगा, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे एस वर्धाचारी। 7वां जो समिति थी, छोटी समिति, क्रेडेंशियल समिति, इसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और 8वां जो सदस्य थे, 8वां जो समिति थी, वो थी प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष जो थी उषा नाथ सेन थी। तो इस तरह से छोटी और बड़ी जो मुख्य समितियां थी, हमने उसको देखा। अब हम देखते हैं संविधान निर्माण के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको हम देखते हैं। तो हमारा अगला जो है संविधान निर्माण का महत्वपूर्ण तथ्य, जिसको हम देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है संविधान के निर्माण से संबंधित, उसको हम देखते हैं कि जो भारत का संविधान के निर्माण में जो समय लगा, वो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बहुत काफ़ी समय लग गया भारत के संविधान को बनने में, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है, जो लगभग 4 माह में से कम के समय में ही बन गया है। लेकिन उस अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद थे। उसके बाद दूसरा संविधान कनाडा का बना, जो लगभग 2 वर्ष 6 माह इसको बनने में समय लगा, कनाडा को दूसरा लिखित संविधान। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का संविधान बना, जिसमें लगभग 128 अनुच्छेद हैं, वो लगभग 9 वर्ष समय लगा ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1909 के आसपास बन करके तैयार हुआ था, जो सिर्फ 1 वर्ष समय लगा हुआ था। और भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन इसलिए लगे क्योंकि भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ पे विविधताएं भी हैं, डाइवर्सिटी भी हैं। यहाँ पर हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर संस्कृति के लोगों का ध्यान में रख करके इस संविधान को बनाया गया। इस संविधान को बनाने में लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। 60 देशों का संविधान पढ़ करके जो अच्छी चीज़ें थी, जो हमारे देश के लिए सूटेबल थी, उसको संविधान में भी रखा गया। सत्र, संविधान का कुल कितना सत्र चला? संविधान का कुल 12 सत्र चला। अंतिम बैठक मिला करके वैसे तो 11 सत्र हो, लेकिन अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक हुआ, उसको लेकर कुल 12 सत्र बुलाई गई। इस संविधान को बनाने में 64 लाख रुपये खर्च आए। 64 लाख रुपये खर्च आए। मात्र 64 लाख रुपये में ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। प्रारूप जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था, उस पर 114 दिन तक विचार चला। 114 दिन पर उस पर सोचा विचारा गया किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। फिर बन जाने के बाद उसका वाचन, उसको पढ़ा गया 3 बार पढ़ा गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और अंगीकृत भी 26 नवंबर 1949 को किया गया। लेकिन क्या हुआ कि संविधान कब लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन आंशिक रूप से लागू
जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन लगभग 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। और भारत का संविधान का नाम क्या है? तो भारत का संविधान है, इसका वर्णन आप जाएंगे आर्टिकल 393 है, उसमें जाकर के देखेंगे तो उसमें पूरा दिया हुआ है। फिर संविधान सभा का प्रतीक क्या था, यानी मुहर क्या था? तो हाथी था। भारतीय संविधान के जो अंग्रेजी सुलेखन था, जो इंग्लिश कैलियोग्राफर थे, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। ऐसा भी कंट्रोवर्सी कुछ दिन पहले हुआ था कि भारतीय संविधान को लिखा था वो बाबा साहब ने नहीं लिखा था, लेकिन ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। तो ऐसा नहीं है, एक इंजीनियर और एक लेबर, मतलब ये हम नहीं कहेंगे। ये क्या थे कि जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इनका राइटिंग बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। इनको कैलियोग्राफर कहते हैं, उस सुलेखन को कैलियोग्राफी कहते हैं। तो इंग्लिश कैलियोग्राफर जो थे प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा थे, जो इंग्लिश में उसको बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में उसको लिखा, संविधान को लिखा। और हिंदी संस्करण जो लिखा वो बसंत कृष्ण वैद्य थे, उन्होंने लिखा। ये दो महान व्यक्ति हैं, प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा इंग्लिश में लिखे उस संविधान को, और हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य लिखे। पेजों की सजावट नंदलाल बोस एवं व्यूहर राम मनोहर शर्मा आदि ने किया। ये शांति निकेतन के सदस्य थे। शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कोलकाता में जो था, उसी के ये लोग सारे के सारे सदस्य थे। और 16 इंटू 12 इंच के पन्ने पर इटैलिक फॉन्ट में संविधान को लिखा गया है। और यह भी कहा गया कि संविधान एक, और उस संविधान की जो आयु है, यानी वो पन्ना की जो उम्र है, लगभग 1000 वर्ष तक ये पन्ना का ये रहेगा, मतलब सुरक्षित रहेगा। और कुछ उसके बाद संविधान सभा के अन्य निर्णय भी लिए गए जो महत्वपूर्ण है, जिसको देखते हैं कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण की थी? तो मई 1949 ईस्वी में किया था। राष्ट्रमंडल क्या था कि जितने ब्रिटिश कंपनी जो थी, जिन जिन देशों के शासन के थी, वहीं जिनके जो ब्रिटिश जो अंग्रेजों के जो गुलाम देश थे, जो उपनिवेश वाले जो देश थे, उन लोग का एक संगठन था राष्ट्रमंडल। उसमें स्वेच्छा से भारत ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। फिर राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। फिर राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत भी और प्रथम राष्ट्रपति का चयन भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये अंतिम बैठक है, संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होता है। इसी में सब निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय गान को अपनाया जाए, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाए, राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाए, और प्रथम राष्ट्रपति का चयन का भी जो प्रक्रिया का चयन भी पहले 24 जनवरी 1950 को ही हुआ। फिर उसके बाद संविधान सभा की आलोचना भी होती है कि प्रतिनिधि निकाय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान सभा की आलोचना भी की जाती है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भले ही आलोचक ये कहते हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर हम संविधान का विश्लेषण करते हैं तो उसमें देखते हैं कि उस 299 जो सदस्य थे, उसमें लगभग 296 जो सदस्य थे, उसमें लगभग 163 हिंदू थे, 80 मुसलमान थे, 31 अनुसूचित जाति के लोग थे, 6 भारतीय ईसाई थे। ऐसा मतलब सबका इसमें ये प्रतिनिधि थे, हर जाति हर धर्म के लोगों की इसमें प्रतिनिधि थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। संप्रभुता की कमी, ऐसा भी कहा जाता है कि जो संविधान है वो अंग्रेजों की वजह से मतलब ये बना अपने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आलोचना वो करते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कहा जाता, क्योंकि जब भारत शासन जो वो बोलते हैं, वो
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब ब्रिटेन की संसद ने पास किया था, तो उसने खुद भारत के जो संविधान सभा था उसको ये आदेश दिए थे कि आप संप्रभु हैं, आप माने या ना माने आपके ऊपर है। अगर आप हम इसमें से जो अच्छा है ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यह अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया नहीं था, तो इस प्रकार हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ इस संविधान को बनाने में संप्रभुता की कमी थी। लोग बोलते हैं कि समय की बर्बादी भी है। आलोचना ये भी होती है कि नहीं, संविधान बनाने बहुत लंबा समय लगा, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कुल मिलाकर लगभग अगर 12 दिन कम कर दिया जाए तो मान के चलिए लगभग 3 साल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारत का जो जनसंख्या है बहुत बड़े पैमाने पर थी। उस समय लगभग 40 करोड़ के आसपास लोग थे, उस समय जनसंख्या थी। और इस समय भारत में बहुत सारी विविधताएं भी थी, हर धर्म हर जाति सबके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इतना समय लिया गया। तो इस प्रकार अगर संविधान का विश्लेषण किया जाए तो ये नहीं कहा जा सकता है कि संविधान की बर्बादी थी। और आलोचक ऐसा भी कहते कि कांग्रेस का प्रभुत्व था। हाँ, इस बात को माना जा सकता है कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, लेकिन उस समय पार्टी विशेष पे ये नहीं होता था। जितने भी नेता थे किसी पार्टी को ध्यान में रख करके संविधान का निर्माण नहीं किए, वो पार्टी से ऊपर उठ करके संविधान का निर्माण किए। क्योंकि उस समय जो चुन करके जो सरकार आई थी, कांग्रेस एक बहुत बड़ी संस्था थी उस समय, तो ऐसे भी उसके सदस्य ज़्यादा है, क्योंकि जो भी छोटी छोटी पार्टियां थी कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। उसके बाद देखें तो कांग्रेस लगभग 208 सीट जीत करके आती है, और उसमें से कम्युनिस्ट भी आती है, यूनियनिस्ट पार्टी थी, कृषक प्रजा पार्टी थी, संयुक्त कास्ट फेडरेशन था, सिख नॉन कांग्रेस था, फिर इंडिपेंडेंट पार्टी थी। कुल मिलाकर के सबका इस पे ये था। ये नहीं कहा जा सकता है विश्लेषण करने के बाद कि सिर्फ एक ही पार्टी का प्रभुत्व था। हर पार्टियों का या हर संगठन का इसमें योगदान था। फिर हिंदुत्व का प्रभाव, तो ये भी गलत है। ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें हिंदुत्व का प्रभाव था, क्योंकि जब संविधान सभा में जो लोग थे तो उसमें लगभग 163 हिंदू थे, 80 मुसलमान थे, 31 अनुसूचित जाति थे, भारतीय ईसाई 6 थे, पिछड़ी जातियां 6 थी, सिख 4 थे, एग्लो इंडियन के 4 सदस्य थे, पारसी के भी 3 सदस्य। तो इस प्रकार ये नहीं कहा जाता है कि सिर्फ हिंदुत्व का प्रभाव था। हर धर्म हर जाति के लोग इस संविधान सभा में चुन करके गए थे। और आलोचक ये भी कहते हैं कि वकीलों एवं राजनेताओं का प्रभाव था। तो यह भी ये नहीं कहा जाता, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा अगर पढ़े लिखे लोग थे तो यही थे, वकील ही थे। और राजनेता तो जो लोगों के बीच में आते जाते थे, तो साधारण बात है कि उसमें जाएगा कौन। पढ़े लिखे लोग ही कानून नियम बनाएंगे तो वहीं जाएंगे। तो ये भी आलोचक अगर कहते हैं तो हाँ सही है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन अगर संविधान का विश्लेषण किया जाए तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि वकीलों एवं राजनेताओं का प्रभाव था। अगर ये नहीं होते तो कौन होता? क्या अनपढ़ जाकर के उसको ये करेगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति ही तो संविधान बनाएगा। उसको तो जन अनपढ़ से अगर पूछेंगे तो क्या बताएगा कानून नियम के बारे में? उसको संविधान के बारे में ही जानकारी नहीं है। फिर हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।